हाय स्टूडेंट्स, केडी चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो भाई लास्ट वीडियो में हमने एसिड और बेस के बारे में जाना था। तो इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस के बारे में कुछ और टर्म्स जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने एक टॉपिक की चर्चा की थी पिछली वीडियो में, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बेटे मैंने वहाँ भी बताया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है। जब मेरे एसिड और बेस है, मान लो ये मेरा एसिड है और ये मेरा क्या है भैया, बेस है। जब एसिड और बेस दोनों आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करने के बाद क्या करते हैं भैया, लवण एवं जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटे, लवण एवं जल बनाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के द्वारा लवण एवं जल का प्राप्त होना क्या कहलाता है भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो चलो उस डेफिनेशन के बारे में मैं बात करूंगा अभी। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कि जो हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद हमें कुछ टर्म्स जानने हैं। क्या टर्म्स जानने हैं, जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में क्या देते हैं भैया, H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं भैया, H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो उसके लिए मैंने एक विशेष पॉइंट बनाया है कि H पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो हमेशा क्या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। अगर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेंगे तो वो किसके साथ रहेंगे भैया, तो H पॉजिटिव आयन को जैसे ही जल का मॉलिक्यूल मिलता है वो जल के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं भैया, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। ठीक है, एक बात तो मेरी ये थी। दूसरी बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो जलीय विलयन में जो OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं भैया, क्षारक दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखेंगे, जो क्षारक जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, अर्थात सभी क्षारक जल में नहीं घुलते, लेकिन कुछ क्षारक जो जल में घुलते हैं, तो मैं कह सकता हूँ जल में घुलनशील क्षारकों को ही क्या कहते हैं भैया, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, क्षार कहते हैं। ठीक है, तो उसी बात पे मैं चर्चा करता हूँ। मेरी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब अम्ल और क्षारकों के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का प्राप्त होना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये डेफिनेशन पहले भी आई थी। लाइक दिस हमारे पास क्या है भैया, HCl है, और HCl क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसे मैं अगर बात करूँ, कॉमन नेम इसका कास्टिक सोडा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों जब रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करने पर मेरा सोडियम क्लोराइड का क्या बनता है भैया, साल्ट बनता है, लवण बनता है, और साथ में जल भी प्राप्त होता है। ठीक है भैया, तो मैं इनके नाम आपको बता चुका हूँ पहले भी, तो नाम तो सभी जानते हैं इनके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट। मैंने एक पॉइंट बताया था अभी, ये पॉइंट मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, जल के साथ हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। अर्थात देखो जरा, जब हम लोग पीछे चर्चा कर रहे थे कि HCl जो होते हैं हमारे, और वो भैया किस में, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, किस में भैया, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं भैया, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन देते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन HCl का जो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, वही H पॉजिटिव आयन यहाँ पर मैंने HCl और जल लिया है। अगर मैं इसको एक ही रूप में और दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरा H पॉजिटिव और किसके साथ मिलेगा भैया, जल के साथ मिलेगा, तो सीधा क्या देगा भैया, हाइड्रोजनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं इसको, हाइड्रोजनियम आयन भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्या देगा भैया, मेरा हाइड्रोनियम आयन देगा। चाहे हम अम्ल के साथ जल लेकर आए हैं तब भी ये किसके रूप में आ रहा है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में आ रहा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला टर्म्स मैंने दिखाया है यहाँ पर, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। अर्थात हमारे पास हमने पढ़ा था, जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो क्या देता है भैया, एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है बोलो, Na पॉजिटिव, और प्लस क्या देता है, OH नेगेटिव। इसका मतलब जब अगर मेरा ये जलीय विलयन में, यहाँ H2O भी दिखा सकता हूँ, अगर मेरा NaOH जलीय विलयन में क्या दे रहा है, मैं जलीय लिखता हूँ यहाँ पर, अगर मेरा NaOH जलीय विलयन में क्या दे रहा है, OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो इसका मतलब जल में घुलनशील है, और जल में घुलनशील है तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा क्षार है। तो मेरा क्षार कौन कौन कहला सकता है, लाइक दिस, NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर जो छोटी मिली है उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा जानकारी आपको आगे बड़ी क्लासों में मिलेगी। ठीक है,
उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी लिखा है, आप इसे नोट पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं है। इसका मतलब क्या है, अभी हमने कहा कि क्षारक जल में जो घुलनशील होते हैं वही तो क्षार होते हैं, तो जो क्षारक जल में घुलनशील हैं वही तो क्षार है। तो इसका मतलब क्या है, सभी क्षार क्या हो सकते हैं, हमारे क्षारक हो सकते हैं। अगर सभी क्षार हमारे क्षारक हो सकते हैं, लेकिन अब हमें पता है जो क्षारक जल में नहीं घुलते तो वो क्या है, हमारे क्षारक ही रहेंगे। तो इसीलिए इसने कहा है सभी क्षार क्षारक हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं है। ठीक है भाई, ये हमारा नोट पॉइंट बनता है। चलो भाई आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। ये जो चिन्ह बना है हमारा, मैंने जो चिन्ह दिखाया है आपको, ये चिन्ह एक तरह से संकेत होता है, एक चेतावनी होती है खतरे का। होता क्या है, अगर हमारे पास कोई एसिड बोतल है इस तरह की, ठीक है, और या बेस बोतल है, तो बेटे उस पर ये चिन्ह बना होता है, इस तरह का बना होता है। ये खतरे का मतलब निशान होता है या चेतावनी होती है। इसका मतलब होता है कि आप लोग इसको ऐसे तरीके से हाथ पर कभी ना डालें, हाथ से दूर रखें, क्योंकि ये बहुत घातक हो सकता है, हाथ को जला सकता है, फूंक सकता है, जख्म कर सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो संकेत बना हुआ आपको अम्लीय क्षारक के किसी भी डिब्बे पे या पात्र पे या बोतल पे मिल जाएगा, तो ध्यान रखें इस चेतावनी को। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेरा टर्म्स आता है तनुकरण। क्या होता है बेटे, तनुकरण मैं आपको समझाता हूँ पहले एक देसी भाषा में। तनुकरण होता क्या है, देखो, तनुकरण का मतलब नॉर्मल सी बात है, पढ़ी लिखी भाषा में तुम अभी समझ लोगे, पहले थोड़ा सा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लो सपोज करो आपने शरबत बना लिया है, और शरबत किसका बनाया भैया, चीनी का शरबत बनाया, ठीक है ना। तो शरबत बनाने पर आपने देखा है क्या कि आपके पास जो शरबत है वो केवल 2 व्यक्तियों के लिए अवेलेबल है, और आपके साथ क्या हुआ, दूसरा तीसरा व्यक्ति आकर बैठ गया, ठीक है। और जैसे ही वो बैठा तो आपको लगा, ऐसा फील हुआ कि हमें 2 की जगह 3 व्यक्तियों का शरबत बना लेना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, ठीक है। और पानी मिलाने के बाद आप क्या देखते हैं कि जितना शरबत आपका पहले मीठा था उससे क्या हुआ है, थोड़ा कम मीठा हुआ है, बट चल जाएगा, ठीक है ना। तो हुआ क्या है, वो जो शरबत में जो चीनी की सांद्रता थी उसके आयनों की या सांद्रता की क्या हुई है, आयतन तो बढ़ा है, किसका भैया, लिक्विड का आयतन बढ़ा है, तो सांद्रता क्या हुई है भैया, घटी है। तो ऐसे ही क्या होता है, तनुकरण का मतलब होता है जब हम अम्ल या क्षारक को किस में मिलाते हैं भैया, जल में मिलाते हैं, तो उसके अंदर जो आयनों की सांद्रता होती है उसके अंदर उसके इकाई आयतन में क्या होती है भैया, सांद्रता की इकाई आयतन में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में होने वाली कमी को या प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटे, हम तनुकरण कहते हैं। अब तनुकरण करते समय बेटे बहुत लॉजिकली बात है, इसको समझना जरूरी है। आप लोगों को अभी तो खैर छोटे हो आप, आगे आपको वो करना पड़ेगा। मान लो सपोज करो मेरे पास ये पात्र है, ठीक है, और मैंने क्या लिया है, इसमें इस तरह से मैंने एसिड डाल दिया है, और एसिड डालने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा पानी मिला रहा हूँ, और पानी मिलाने के, अब ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, ये गलत होगा बेटे, ऐसा नहीं करना है। होता क्या है, क्या मैटर, पहली बात तो हमें ये जो पात्र मैंने लिया है ये कांच का है, ऐसा कोई भी आपको पात्र नहीं लेना है क्या करने के लिए, किसी भी अम्लीय क्षारक का तनुकरण करने के लिए। क्यों, होता क्या है, जब हम किसी एसिड में वाटर डिजोल्व मतलब मिलाते हैं, मिलाने पर होता क्या है बेटे कि उससे हीट क्या होती है, रिलीज होती है, और हीट रिलीज होने पर क्या होगा, इसके आसपास का टेम्परेचर एकदम चेंज होगा। अगर ताप परिवर्तित होगा तो हो सकता है कि ये पात्र एकदम चटक जाए, और चटकने के बाद अगर ये चटकेगा तो तुरंत इससे एसिड कहाँ आएगा, हमारी तरफ को भागेगा, और भाई वो हमें बहुत ज़्यादा क्या पहुँचा सकता है, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहली बात तो वो कहता है कि अगर हमें किसी एसिड का तनुकरण करना है तो तनुकरण करते समय ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें वाटर में, इसके अंदर क्या लेना है, पात्र के अंदर वाटर लेना है, और वाटर को इस तरह से थोड़ा धीरे धीरे लाते रहते हैं, और उसमें क्या करते रहते हैं, बूंद बूंद करके हम एसिड इस तरीके से डालते रहते हैं बराबर। क्यों, ताकि उसके अंदर वो मिलता रहे, ठीक है ना। और एकदम से डालेंगे तो वो स्खलित होकर या उछल करके आ सकता है, हमारी तरफ भी आ सकता है एकदम। तो धीरे धीरे इसको हिलाते हुए उसमें क्या करेंगे भैया, हम एसिड मिलाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये सावधानी हमें बरतनी है। मैंने इसके लिए पॉइंट भी दिखाया है कि अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं बात करता हूँ अम्ल और क्षारक की जो प्रबलता होती है उसकी जाँच हम कैसे करते हैं। बेटे अम्ल और क्षारक की प्रबलता की जांच करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास पीएच इंडिकेटर होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ सार्वत्रिक सूचक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो
विलयनों में, अम्लीय या क्षारीय में भिन्न भिन्न रंग देते हैं। क्या देते हैं? भिन्न भिन्न विलयनों में क्या करते हैं? भिन्न भिन्न रंग देते हैं। और अगर वो भिन्न भिन्न विलयनों में भिन्न भिन्न रंग देते हैं तो मेरे बेटे हमें करना क्या होगा? हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे पैमाने की जिस पर कलर क्या दिए हों भैया? ऐड किए गए हों, ताकि हम उन कलरों से मैच करके अपने विलयन का पता लगा सकें कि वो कितना अम्लीय है। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पर लिखा है अम्ल एवं क्षारक की विलयन की प्रबलता की जांच कैसे करते हैं हम लोग? सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता होगी भैया? पीएच स्केल की आवश्यकता होगी। किसकी होगी भैया? पीएच स्केल की आवश्यकता होगी। तो पीएच स्केल में करते क्या है हम? पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल को बहुत अच्छे से मैं डिफाइन करूंगा। पहले मैं बता देता हूं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उन्हें ज्ञात करने के लिए हमने एक स्केल चुना, एक स्केल बनाया जिस पर हम क्या करेंगे? विलयनों की सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो चलो भाई पहले इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद तब मैं आपको अच्छे तरीके से क्या समझाता हूँ? पीएच स्केल समझाता हूँ। तो चलो भाई पीएच स्केल को जरा अच्छे से समझना बेटे। डेफिनेशन की कोई कीमत नहीं है, कीमत है इसकी। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो बेटे मैंने यहाँ पर एक स्केल बनाया है, जरा ध्यान से समझना इसमें। पीएच स्केल में क्या है? मेरे यहाँ पर 2 खाने बने हैं, पहले इन पर ध्यान देंगे जरा। ठीक है बेटा, ये क्या बता रहा है? ये कॉलम बता रहा है मेरे पास कि इस तरह से क्या हो रहा है? कोई चीज़ घट रही है, और नीचे वाला कॉलम बताता है कि इस तरह से क्या हो रही है? कोई चीज़ बढ़ रही है। तो बेटे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यहां पर लिखा है H पॉजिटिव, और इसको जो बड़े ब्रैकेट में बंद करा है इसका मतलब होता है बेटे हाइड्रोजन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता बोल सकते हैं। तो बड़ा ब्रैकेट जो शो करता है बेटे ये सांद्रता को शो करता है। तो बार बार हमें सांद्रता लिखने की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब ही सांद्रता होता है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता, तो यहां से देखिए इस तरह से चलने पर छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस स्केल में हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इधर जाकर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बट नीचे की तरफ कोई चीज क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वहां पर मैंने लिखा है OH नेगेटिव आयन, ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोक्सी आयन सांद्रता। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोक्सी आयन सांद्रता ऐसे क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। मैंने यहां पर लिखी है पीएच वैल्यू। ये पीएच वैल्यू क्या होती है मैं अभी बताता हूं। अच्छा, पीएच शब्द जो आया है मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। पीएच में जो पी होता है, यहां पर मैंने लिखा है पीएच में जो पी होता है बेटे ये सूचक होता है। ठीक है, और ये किससे भैया? पुसांस शब्द से लिया गया है। जर्मन भाषा का एक शब्द है पुसांस, और जिसका अर्थ होता है बेटे शक्ति। क्या होता है? शक्ति। ठीक है, तो पीएच मान क्या होता है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले चार्ट एक तरह से स्केल समझा दूं मैं। तो पीएच मान मैंने यहां पर लिखा है, और पीएच मान लिखने के बाद मैंने यहां पर वैल्यू दी है। ठीक है बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 14, 0 से लेके 14 तक की पीएच वैल्यू का ये चार्ट तैयार किया गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें ऊपर लिखी है हाइड्रोजन आयन सांद्रता, जो 10 की पावर 0 से लगाकर 10 की पावर -14 तक है। तो पहली बात तो मैं ये बता देता हूं आपको कि पीएच वैल्यू 0 से 14 तक है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर -14 तक है। ठीक है बेटा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता इधर की तरफ देखो जरा, जितनी घात पावर या घात माइनस में जाती है बेटे उतनी क्या होती है मेरी? क्या होती है भैया? कम होती है। और जितनी माइनस की पावर कम होती जाती है उतनी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो मैं क्या कहूंगा भैया, इधर जो मेरी हाइड्रोजन आयन सांद्रता है, इधर को H पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, और सांद्रता क्या हो रही है भैया? हाइड्रोजन आयन सांद्रता मेरी क्या हो रही है भैया? बढ़ रही है। किधर की तरफ बढ़ रही है? इधर की तरफ बढ़ रही है। तो इधर क्या हो रही है बेटे? घटती है। क्या होती है भैया? घटती है। ओके, चलो नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं क्या कि अगर मैं इधर से इधर की तरफ ध्यान दूं तो इधर देखो पीएच वैल्यू क्या हो रही है मेरी? कम हो रही है। अदर की तरफ क्या हो रही है? पीएच वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब मेरे विलयन की पीएच वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए बेटे? 0 हो जाए, तो याद रखना 0 पर मेरा विलयन प्रबल अम्लीय होगा। ठीक है बेटा, अगर मेरे विलयन की पीएच वैल्यू 7 है तो मेरा विलयन न्यूट्रल होगा, अर्थात उदासीन होगा। अगर मेरे विलयन की पीएच वैल्यू कितनी है भैया? 14 है, 14 है, तो मेरा विलयन प्रबल क्षारक होगा या प्रबल क्षारीय होगा। ध्यान देना, न्यूट्रल कब होता है? जब मेरे विलयन का पीएच कितना होता है बेटे? 7 होता है। ठीक है बेटा,
अब अगर मैं इधर से ध्यान दूं कि इधर की तरफ बताओ और इधर की तरफ, इधर क्या हो रहा है भैया, अम्लीयता क्या हो रही है, इधर बढ़ रही है, इधर की तरफ अम्लता बढ़ती है और इधर की तरफ क्या बढ़ती है भैया, क्षारकता बढ़ती है। क्या बढ़ती है भैया, क्षारकता बढ़ती है। या मैं कह सकता हूं अम्लीय लक्षण इधर की तरफ बढ़ेंगे, मतलब 7 से नीचे जाने पर अम्लीय लक्षण बढ़ेंगे और 7 से ऊपर जाने पर क्या होंगे भैया, क्षारकीय लक्षण बढ़ेंगे। लेकिन 7 पर क्या होगा बेटे, न्यूट्रल होगा, आई मीन उदासीन होगा, ठीक है, ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, ध्यान रखना, ना तो अम्लीय होगा ना क्षारकीय होगा। दूसरी बात मैं अब आपसे बताता हूं कि जो बेटे ये स्केल होता है, इस स्केल के लिए अगर मैं इनके पीएच मान की तुलना करना चाहूं रंग के हिसाब से, तो बेटे मैंने यहां रंग भी दिखाया है, हालांकि रंग में भर नहीं सकता पर मैंने लिख दिया है। जब मेरे विलियन की पीएच वैल्यू 0 होगी तो बेटे याद रखना उस विलियन का कलर बिल्कुल गाढ़ा रेड होगा, मतलब कलर बिल्कुल कैसा होगा, लाल होगा, ठीक है बेटा। और अगर मेरा विलियन क्या होगा, क्षारकीय होगा, अगर प्रबल क्षारक है तो भैया उसका कलर कैसा होगा, बिल्कुल गाढ़ा नीला होगा। और अगर मेरा विलियन कैसा है भैया, उदासीन है, तो उसका रंग कैसा होगा, किसमें भैया ध्यान रखना, अगर विलियन मेरा उदासीन है तो उसका रंग कैसा होगा, हल्का हरा होगा, मगर किसमें भैया, इंडिकेटर के साथ। ध्यान रखना मैंने कहीं भी इंडिकेटर नहीं बोला है, याद रखना इंडिकेटर के साथ। अगर मैं अपने क्षारीय विलयन में इंडिकेटर मिलाता हूं या सार्वत्रिक सूचक मिलाता हूं तो अगर मेरा क्षारक है तो रंग नीला देगा, और अगर मैं उदासीन विलयन में सार्वत्रिक सूचक मिलाता हूं तो मेरा विलयन उदासीन होगा, और अगर मैं अपने अम्लीय विलयन में सार्वत्रिक सूचक मिलाता हूं तो भैया मेरे विलयन का रंग कैसा होगा, बिल्कुल रेड होगा। ध्यान रखना जितनी अम्लीयता जितनी घटती जाएगी रेड कलर उतना फीका पड़ता जाएगा और धीरे धीरे ग्रीन कलर की तरफ बढ़ावा लेने लगेगा, और इधर क्षारकता जितनी घटती जाएगी ब्लू कलर फीका होने लगेगा और मेरा विलयन किसकी तरफ, मतलब इंडिकेटर के साथ रंग कैसा देना लगेगा, धीरे धीरे ग्रीन की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये मैंने बताया आपको इसके बारे में। तो चलो नेक्स्ट बात मैं कर लेता हूं। तो इतनी बात तो भाई मैंने आपको बता दी है, एक बात और भी मैं बता देता हूं, जिस विलयन में ध्यान रखना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, जिस विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी वो विलयन उसका विलयन की अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूं, यहां पर एक शब्द आ रहा था पीएच मान। पीएच मान होता क्या है बेटे, पीएच मान की डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। किसी विलयन के अंदर अगर मैं पीएच वैल्यू ज्ञात करना चाहता हूं तो किसी भी विलयन में जो उसका पीएच मान होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। यहां पर डेफिनेशन भी लिखी है, किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं, विलयन का पीएच मान कहते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो देखते हैं। पीएच बराबर, मेरा फॉर्मूला क्या आएगा भैया, पीएच बराबर माइनस लोग बेस रहता है ये H पॉजिटिव आयन, मैं इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करूंगा। इसका मतलब क्या है बेटे, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। क्या मतलब है बेटे इसका, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तो देखो ये डेफिनेशन यहां से बन रही है सूत्र से ही। किसी विलयन का पीएच मान क्या है भैया, मैं कह सकता हूं विलयन क्या है हमारा, कोई भी विलयन है, विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता का निगेटिव क्या होता है, ऋणात्मक, और लोग को हिंदी में कहते हैं बेटे लघु गुणक। बात समझ में आती है। तो पीएच बराबर हमारा माइनस लोग H पॉजिटिव आयन, ये मेरा क्या आया भैया, सूत्र आया। जबकि एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसको डिफाइन किया है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं H पॉजिटिव का मतलब क्या है भैया, मेरा हाइड्रोजन आयन सांद्रता। ठीक है बेटा, एक होता है हमारा OH नेगेटिव आयन, ये मेरा होता है हाइड्रोक्सी, क्या होता है बेटे, हाइड्रोक्सी आयन सांद्रता। ठीक है बेटा, तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो मेरा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो होता है, इन दोनों का जो आयनिक गुणनफल होता है वो कितना होता है, 1 × 10⁻14 के बराबर होता है। ये आयनिक गुणनफल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो भाई, अगर मैं अब बात करता हूं नेक्स्ट कि जिस प्रकार से आपके सामने ये वाला फॉर्मूला आ गया है, ठीक है बेटा,
कि किसका आया भैया, पीएच वैल्यू का आया है। पीएच वैल्यू से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है, जैसे कि वो कह देता है क्वेश्चन में, किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बराबर कितनी है, 10 की पावर -4 मोल पर लीटर है, मोल प्रति लीटर है। तो विलियन का पीएच क्या होगा, क्या बेटे, विलियन का पीएच क्या होगा। तो हमें पता लगाना है विलियन का पीएच क्या होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, हमें सबसे पहले देखना है, क्या देखना है, दिया है, और क्या दिया है ये देखना है। दिया क्या है भैया, दिया है हमें H पॉजिटिव आयन बराबर 10 की पावर -4। ठीक है बेटा, फॉर्मूला हमारे पास है पीएच बराबर, क्या है भैया, पीएच बराबर माइनस लोग, ये बेस वैल्यू होती है बेटे, आगे चल के समझ जाओगे इसके बारे में। H पॉजिटिव आयन, ये मेरा फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूंगा भैया, पीएच बराबर माइनस लोग बेस, अब इसकी वैल्यू ये रही, यहां से उठाई मैंने 10 की पावर -4 कर दी। तो बेटे एक बात समझना ध्यान से, अगर 9th क्लास में आपने लोग के सवाल पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कहीं भी लोग ए की पावर n जो होता है, इसका मतलब होता है जो लोग में ए की पावर n होती है वो शुरू में आ जाती है, n लोग क्या आ जाती है बेटे, ए आ जाती है। तो ये 4 पावर कहाँ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। तो पीएच बराबर माइनस, क्या है, शुरू में आएगी हमारे पास माइनस, अब माइनस पावर भी तो माइनस की है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +4 लोग, बेटे हल्का सा बेस होता है, ठीक है, और लोग 10, याद रखेंगे लोग 10 का मान बराबर 1 होता है। कितना होता है बेटे, 1 होता है। तो पीएच बराबर हमारा क्या आ गया, 4 गुना लोग 10 का मान कितना आया, 1। तो पीएच बराबर कितना आया बेटे, मेरा 4 आ गया। ठीक है, अगर मेरे विलियन का पीएच मान कितना आया है, 4 आया है, तो मैं यहां से बता सकता हूं अपने स्केल पर देखकर, पीएच स्केल जो मेरे पास है, मैंने देखा कि मेरे विलियन का पीएच मान 4 आया है। तो 4 आया है तो कलर कैसा होगा भैया, कलर थोड़ा ग्रीन से नीचे होगा, बट रेड से क्या होगा, पीएच इंडिकेटर में रेड से थोड़ा क्या होगा भैया, हल्का होगा, मतलब गहरा रेड नहीं होगा, हल्का होगा। तो कुल मिला के 4 से मुझे पता चल जाता है कि मेरा विलियन कैसा होगा भैया, अम्लीय होगा। कैसा होगा बेटे, अम्लीय होगा। तो याद रखना, पीएच वैल्यू की पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग पीएच पेपर से पता कर सकते हैं, पीएच इंडिकेटर से पता कर सकते हैं, फिर हमें उससे क्या करना पड़ता है, उस पर मिलाना पड़ता है। तो चलिए भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट मारो, मैं आगे चलता हूं, फिर आगे इसके टॉपिक। तो चलो भाई, अब देखते हैं हम, मेरे पास जो अम्ल होते हैं बेटे, अगर मैंने पीएच स्केल पढ़ लिया है तो मुझे यहां से पता चलेगा अम्ल। ठीक है बेटा, तो अम्ल मेरे पास 2 टाइप्स के होंगे। पहला, या तो होंगे मेरे पास भैया कैसे वाले, प्रबल अम्ल होंगे, या फिर होंगे मेरे पास बेटे दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल का मतलब होता है स्ट्रोंग एसिड भी बोल सकते हैं हम इनको, प्रबल अम्ल, और दूसरे मेरे पास हो जाएंगे बेटे दुर्बल अम्ल। कैसे हो जाएंगे भैया, दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे क्षारक होते हैं। क्या होते हैं बेटे, क्षारक होते हैं। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं मेरे भैया प्रबल क्षारक, और दूसरे होते हैं मेरे भैया दुर्बल क्षारक। ठीक है बेटा, तो प्रबल क्षारक की पहचान क्या है, आप लोग प्रबल क्षारक की पहचान कैसे करेंगे, कि होता क्या है, ये जलीय विलयन के अंदर क्या करते हैं, अधिक संख्या में, किसमें भैया, अधिक संख्या में H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं बेटे, अधिक संख्या में H पॉजिटिव आयन देते हैं। किसमें भैया, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ जलीय विलयन में। किसमें बेटे, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में। ठीक है, ऐसा अच्छा रहेगा। अधिक संख्या में क्या देते हैं बेटे, H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो क्या कहलाएंगे मेरे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। बट दुर्बल अम्ल की पहचान क्या है, ये जलीय विलयन में क्या करते हैं,
विलियन में कम संख्या में, किसमें बेटे, कम संख्या में H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, एक रूप से और भी जान लेते हैं ना प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल को। जो जलीय विलयन में तीव्रता से H पॉजिटिव आयन दे, मतलब स्पीडली दें, और स्पीडली देंगे तो इसका मतलब ज़्यादा देंगे, और जो धीरे धीरे दें, ठीक है ना, क्या करें, धीरे धीरे दें, तो इसका मतलब दुर्बल अम्ल होंगे। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन मैंने दोनों तरफ से बता दिया आपको। इस तरह से भी लिख सकते हो आप, या ऐसे भी लिख सकते हो। जो जलीय विलयन में तेजी से, अधिक संख्या में तेजी से क्या दें, H पॉजिटिव आयन दें, तो क्या कहलाएंगे बेटे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। और जो धीमी गति से दें, धीरे धीरे दें, कम दें, तो क्या कहलाएंगे बेटे मेरे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। प्रबल अम्ल में की गिनती में आते कौन कौन से हैं भाई, सब ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो मेरा जो H2SO4 है, इसको अम्लों का राजा भी मैं कह देता हूँ। HCl, HNO3, HF, HI, ये बेटे H3PO4, ये मेरे प्रबल एसिड में आते हैं, लेकिन इतने सारे आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको शुरू के 2-3 एग्जाम्पल पता होने चाहिए, उतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल में मेरे जो होते हैं कौन कौन से भैया, कुछ तो कार्बनिक एसिड होते हैं मेरे पास HCOOH, जिसे मैं फॉर्मिक एसिड या मैथेनोइक एसिड कह देता हूँ, इसका जिक्र अभी आगे आएगा। एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है बेटा। और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये मेरे कैसे आते हैं भैया, वीक एसिड आते हैं। ठीक है बेटा, दुर्बल अम्ल होते हैं। अब मैं उसकी बात करता हूँ प्रबल क्षारक की बात। तो प्रबल क्षारक की पहचान क्या है भैया, जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में, किसमें बेटे, अधिक संख्या में, अब क्या क्षारक की पहचान क्या है, OH निगेटिव आयन देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं। ठीक है बेटा, OH निगेटिव आयन देते हैं तो क्या कहलाएंगे मेरे, प्रबल क्षारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटे, प्रबल क्षारक। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं दुर्बल क्षारक की, तो भैया मैं कह सकता हूं जो जलीय विलयन में कम संख्या में, किसमें बेटे, कम संख्या में OH निगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे बेटे मेरे, दुर्बल क्षारक। क्या कहलाएंगे मेरे, दुर्बल क्षारक कहलाएंगे। ठीक है भाई, तो कहलाते हैं हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कहलाते हैं लिख देंगे। चलो बात आती है हमारी भैया एग्जाम्पल की। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मैं बात करता हूँ, जैसे कि इसके अंदर कौन कौन से आएंगे हमारे, लाइक दिस, जैसे हमारा NaOH, कास्टिक सोडा हम बोल देते हैं, KOH। ठीक है, तो ये कैसा है मेरा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मैं दुर्बल क्षारक की बात करूं तो मेरे एग्जाम्पल आएंगे जैसे कि NH4OH, और एक होता है हमारा MgOH की होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, तो ये मेरे कैसे होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं। ठीक है, तो अम्ल एवं क्षारक के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि एसिड, प्रबल एसिड की पहचान कैसे करेंगे हम, वीक एसिड की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहचान करने के लिए तो बिना एक्सपेरिमेंट के तो हम पहचान नहीं कर सकते। ठीक है भाई, चलो भाई स्क्रीनशॉट मारो इसका। मैं नेक्स्ट लाता हूँ दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ठीक है, तो चलो भाई दैनिक जीवन में पीएच का महत्व मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो शरीर होता है वो जो कार्य करता है 7 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है, ध्यान देना। दूसरी बात मैं बता दूं पीएच से क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमारे जलीय जीव होते हैं वो कैसे प्रभावित हो सकते हैं। मैं बताता हूं आपको, जो हमारे यहाँ पर वर्षाएं होती हैं, अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो भैया वो वर्षा हमारी कैसी कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है बेटा, और अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों से होकर गुजरता है तो जलीय जीव को प्रभावित करता है। बिल्कुल। नेक्स्ट मैं बात करूं, हमारी बॉडी के अंदर जो अमाशय होता है, उसमें जो उदर होता है, जिसे हम उदर भी बोल देते हैं अमाशय को, उसमें HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो भोजन को पाचन में क्या करता है, सहायक होता है।
तो HCl जो होता है बेटे, अगर ये ज़्यादा मात्रा में बने, अपच की स्थिति हमने सुना है कि एसिडिटी हो रही है, तो अपच की स्थिति होने पर होता क्या है, ये ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। और जब ज़्यादा मात्रा में बनता है तो क्या करता है, हमारे आमाशय में क्या करता है, जख्म की तरह मतलब घाव कर देता है और वहाँ पर जलन दर्द पैदा करता है, तो उससे हमें दिक्कत होती है। तो तब हम क्या कर सकते हैं, एंटी एसिड दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आजकल खूब फेमस है एसिलोक, तो अब चल रही है, पहले जिनटेक आती थी, अब एसिलोक आ गई है। लेकिन उसी के साथ साथ पहले जो किया जाता था, पहले तो दवाइयाँ नहीं थी, तो पहले दुर्बल क्षारकों का प्रयोग किया जाता था। किसको कम करने के लिए भैया, एंटी एसिड की समस्या को कम करने के लिए। और कुछ लोग अभी भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल ट्वाइस, इसका उपयोग हम दुर्बल क्षारक के रूप में कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो कुछ कंडीशन हमने ये भी देखी है कि कुछ हमें कीट, जैसे कि हमारे देहात में जानते हैं मधुमक्खी कह देते हैं जिसे, और ततैयाँ होता है, या चींटी मैं बोल सकता हूँ, ये भी इनके काटने से क्या होता है, अक्सर जिस जगह ये काटती हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या आ जाती है भैया, सोइलिंग आ जाती है, या फिर वहाँ पर सूज जाता है। तो सूजने की वजह से होता क्या है, तो सूजने की वजह से क्या होता है कि कुल मिला के बात ये आ जाती है कि वहाँ पर जो सोइलिंग आई है वो किसके कारण आई है बेटे, उसकी वजह होती है कि जो मैथेनोइक एसिड होता है वो किस में प्रवेश कर जाता है, हमारा मैथेनोइक एसिड किस में प्रवेश कर जाता है, बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने से क्या होता है, वहाँ पर सोइलिंग पैदा हो जाती है बेटे। तो जो सोइलिंग आई है वो किसके कारण आई है, एसिड के कारण, हमारी बॉडी में पहुँचने के कारण आई है। और उसको क्या करना है हमें, अगर उसके प्रभाव से हमें बचना है तो करना क्या पड़ेगा हमें, उसके प्रभाव से बचने के लिए हम लोग किसका भैया, क्षारकों का उपयोग कर सकते हैं। और क्षारक को क्या कर सकते हैं, हम अपने उस पर रगड़ सकते हैं। और उसके रगड़ने से क्या हो सकता है, उसके रगड़ने से एसिड का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे हमें राहत मिल सकती है, ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने आपको बताया मधुमक्खी, ये ततैयाँ, ऐसे एक पौधा भी होता है नेटल का पौधा जिसे हम कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में होता है। अक्सर उसकी पत्ती हमारी बॉडी से अगर टच हो जाती है तो वही फीलिंग आती है जो मधुमक्खी के काटने पर आती है, ठीक है बेटा। तो ये कहा जाता है कि हमें इन सब चीज़ों से बचाव रखना चाहिए। चलो देख लेते हैं हम ज़रा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। हमारे शरीर का पीएच 7 से लेकर 7.8 होता है, बस इसके बीच कार्य करता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इसको, ठीक है बेटा। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो इसी कारण जलीय जीव जो हैं हमारे क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट मैंने दिखाया है कि हमारा उदर, ठीक है, HCl अम्ल उत्पन्न करता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करता है, जिस कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। तो बेटे यूज़ क्या है इसका, उपचार क्या है इसका, एंटी एसिड का उपचार करते हैं हम। किसके रूप में भैया, एंटी एसिड का मतलब होता है बेटे एसिड की काट करने वाला, प्रति अम्ल बोल देते हैं इसको, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH की होल ट्वाइस, इसका वैसे नाम आप जानते होंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। अगला, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर बेटे हमारे दांत संचरित होने लगते हैं, कहते हैं दांतों में कीड़ा लग गया। होता क्या है, इसका कारण क्या होता है, बैक्टीरिया जो मुंह में हम खाना खाते हैं और शाम को कोलगेट वगैरह नहीं करते या साफ़ नहीं करते, उसमें जो भोजन लगा रह जाता है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस भोजन का निम्नीकरण करते हैं और उससे क्या उत्पन्न करते हैं बेटे, अम्ल उत्पन्न करते हैं। और वही अम्ल क्या करता है, हमारे मुंह का पीएच मान क्या कर देता है भैया, 5.5 के समथिंग कर देता है। और जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 हो जाएगा तो हमारे दांतों का अपने आप ही संचारण शुरू हो जाएगा, या 6 शुरू हो जाएगा। 6 का मतलब विकटित होना, ठीक है बेटा। तो इसीलिए हमें उससे बचाव करने के लिए दंतमंजन का उपयोग करते हैं, और वो कोलगेट है, मतलब अलग अलग कंपनियों के कोलगेट हैं, क्योंकि कोलगेट कैसे होते हैं बेटे, क्षारकीय होते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रति अम्ल का वहाँ पर कार्य करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, मधुमक्खी का जो डंक है वो मैथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण हमारी त्वचा पर दर्द व जलन क्या होती है बेटे, महसूस होती है। तो अगर इससे हमें क्या करना है, उपचार करना है, इस उपचार के लिए हम बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, मधुमक्खी की तरह ही हमारा क्या होता है भैया, नेटल होता है। क्या होता है बेटे, नेटल होता है। और नेटल का भी किसके लिए उपयोग करते हैं हम लोग, नेटल का भी उपयोग किसके लिए किया जाता है बेटे, नेटल भी डंक मार सकता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब पत्ती है वो चुभ जाती है, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू।